जमशेदपुर जो है, राइट, वो क्लासिकल एग्जाम्पल है सस्टेनेबिलिटी का, और आज से 150 साल पहले का एग्जाम्पल। काफी इंडियन कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हूँ, एंड यू नो माय ऑब्जर्वेशन इज दे आर आल्सो डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क ऑन सस्टेनेबिलिटी। आज की डेट में जो बिजनेस है ना, वो शॉर्ट टर्म गेन में विजनरी नहीं है, शॉर्ट टर्म इमीडिएट। बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे जो आज के लीडर्स हैं वो विजनरी नहीं है। नीलेश मेहता जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं, 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल कंपनीज में काम कर चुके हैं, मल्टीपल कंट्रीज में काम कर चुके हैं। IIM मुंबई के एल्यूमिनाई हैं और एनवायरमेंट इनका एक पैशन है। जिस आदमी ने 15-20 साल अगर ग्राउंड पे नहीं दिया है तो वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा। आजकल मेडिकल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ द कैंसर एंड एवरीथिंग इज पिकिंग अप, तो क्यों हो रहा है वो? इसका मतलब मैं ऐसे लूं कि फेक रिपोर्टिंग हो रही है। आपको भी नेट जीरो बनना है, मुझे भी नेट जीरो बनना है, सबको नेट जीरो बनना है। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम नेट जीरो बन जाए तो ऑटोमेटिकली इंडिया नेट जीरो बन जाएगा। बिजनेसमैन को आई थिंक बिजनेस की भाषा में अगर कुछ समझाया जाए तो वो इजीली अंडरस्टूड करता है उस चीज़ को, और इजीली वो इम्प्लीमेंट करता है, और वो पैशनेट भी दिखता है। तो नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि ESG और सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत चर्चा में है, ESG है, सस्टेनेबिलिटी है, और काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं वरदा सस्टेन कंसल्टिंग के, और आप मल्टीपल ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं कैसे वो सस्टेनेबिलिटी को एक अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें। तो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है ESG में, सस्टेनेबिलिटी पे, मैं शुरुआत करूंगा अपना कन्वर्सेशन जो आजकल बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ हो रहा है, ESG। व्हाट इज़ ESG? आप हमारी ऑडियंस को बहुत ही सिंपल शब्दों में कृपया करके बताएं कि ESG होता क्या है। ESG का एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, Yes. राइट, दिस इज द फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क बनाया हुआ है ताकि आप कोई भी चीज करने जा रहे हो तो आपको रिपोर्टिंग के लिए थोड़ा फायदा हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस से किसी भी तरह का नेचर या एनवायरमेंट के ऊपर नुकसान ना हो। ठीक है। सोशल का ये है कि आपको सोसाइटी के लिए नुकसान करके कोई काम नहीं करना है। ठीक है। जिस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनका नुकसान नहीं करना। एब्सोल्युटली राइट। आपको फैक्ट्री आप चला रहे हैं, आप सोचिए कि आपकी कंपनी का लेट से लाखों रुपए का टर्नओवर है, राइट। आपको पता चला कि आप सारा का सारा जो धुआं है वो एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, तो पैसा तो है लेकिन पर्यावरण जो है उसका तो नुकसान हो रहा है। सेफ्टी है, आप बेस्ट हाई यील्ड या एकदम हाई स्पीड मशीन आप बना रहे हैं, राइट, बट आप जब वो बनाते हैं तो आपके एम्प्लॉइज जो है वो इंजर्ड होते हैं। ठीक है। वहाँ पे फ्यूम ज़्यादा होते हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना हो। गवर्नेंस है, राइट, आपको प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं है कि अनएथिकल नहीं हो। ठीक है। जिसमें आपको देखना है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करें अपने प्रॉफिट्स वगैरह में। सो दिस इज द वे यू नीड टू डू योर ESG कंप्लायंस। जैसे एक बिजनेस करें, आप पैसा कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैसा कमाएं जिसमें आप समाज, एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट के साथ जो फ्रेमवर्क्स हैं उसका कोई भी गलत तरीके से फायदा ना उठा पाए। गलत तरीके से ये ESG है। और ये एज ए कंट्री, और बहुत सारे कंट्रीज है जो ऑलरेडी हिस्टोरिकली ये अप्रोच फॉलो करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट आवर ग्रैंडफादर्स, राइट, हमारे पूर्वज लोग हमेशा, अगर हम अपने होली मैथोलॉजी में भी जाएं आप लोग, तो वहाँ पे हमको जो वैल्यू सिस्टम दिया जाता था, दैट वाज नथिंग बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ESG। एथिक्स बताए जाते थे, कुछ एग्जांपल के एथिक्स बताइए। आपको कहीं पे भी गलत रास्ता दिखे, सही रास्ता दिखे, गलत रास्ता छोटा रास्ता है, राइट, बट आपको रास्ता वो पकड़ना है जो सही है। और ये ESG की प्रैक्टिस है कि भले आज की डेट में आप सोलर एनर्जी आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि महंगी हो, बट अल्टीमेटली नेचर जो है वो तो फ्री अवेलेबल है। वंस यू पुट द टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका वो बेस बनता जाएगा। पानी जैसे आप अनट्रीटेड पानी भेजेंगे, ठीक है, बाहर, तो हो सकता है कि वही केमिकल वाला पानी आपके घर में ही निकले, राइट। आज की डेट में मैं एक बहुत सारी चीजों तो आई डोंट वांट टू कोट, बट आजकल मेडिकल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ कैंसर एंड एवरीथिंग इज पिकिंग अप, राइट। तो क्यों हो रहा है वो, राइट। मैं तो फिल्टर पानी पीता हूँ, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, बट यू नेवर नो, राइट, कि आपने कहाँ कंटेमिनेशन हुआ, कहाँ पे वो वैल्यू चेन में आया और किसके थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया केमिकल। सो दैट इज समथिंग which comes back to you, right? And hence there is a moral responsibility as well as long-term responsibility for you. तो ये जब आप एक वर्दा सस्टेन कंसल्टिंग कंपनी के फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं,
एंड आई थिंक यू आर इम्प्लीमेंटिंग ESG इन मल्टीपल कंपनीज, हर तरह के मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी काम कर रहे हैं और मिडल कंपनीज के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये आपको चैलेंज लग रहा है लोगों को समझाने में, लोग समझ पा रहे हैं कि ESG इज़ नॉट ए कॉम्प्लायंस, इज़ फॉर देयर बेनिफिट ओनली? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है, बिकॉज इफ यू सी, मैंने बहुत सारी एमएनसीओ के साथ काम किया है, ठीक है, एंड नो, मैं काफ़ी इंडियन कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हूँ, एंड यू नो माय ऑब्जर्वेशन इज दे आर आल्सो डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क ऑन सस्टेनेबिलिटी। वो ESG कर रहे हैं, राइट, वो कार्बन को बचा रहे हैं, वो रिसाइकल कर रहे हैं, राइट, उनके यहाँ रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोसेस है। सोच जो है वो था कि जो रिसोर्सेज है उनको अच्छी तरीके से यूज करना है, बट जो टर्मिनोलॉजी है, कार्बन क्रेडिट, यू नो, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, साइंस बेस्ड टारगेट, यू नो, CDP रिपोर्टिंग, इकोविडास रिपोर्टिंग, आज की डेट में कोई सी भी आप इंडियन कॉर्पोरेट में जाइए, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, फॉरगेट अबाउट उसका ऑफिस का प्रॉब्लम, बाहर का पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है, राइट, आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स कि आप कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है 30 साल से, उसकी बेटी को एजुकेशन की जरूरत है, यू नो, द कॉर्पोरेट्स डू सपोर्ट देयर एजुकेशन, Okay. so they do the social work, right, medical facilities in that particular area, medical treatment, तो ये सब चीजें हो रही थी, but what has happened in last 5-10 years or so is we have created so much of jargon, right, around this ESG as a subject, and hence you know that language is something which is not very common, and one of the reason what I'm trying to do is कि वो लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। SBTi ठीक है, 1.5 डिग्री आपको कर्व बनाना है, 2040 में नेट जीरो बनना है। इफ आई आस्क, यू नो, नेट जीरो क्या करना है, इंडिया को नेट जीरो बनना है, भाई मुझे क्या करना है, ठीक है, अच्छा आप नेट जीरो लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, मीडियम टर्म होंगे, अरे लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, किसमें क्या करना है, nobody has got any idea. I have seen, I mean, one of my colleague, you know, if I remember the example, they were using, you know, डीजल, ठीक है, तो डीजल की वजह उसने नेचुरल गैस यूज़ करना चालू किया। सर मैंने नेचुरल गैस यूज़ कर लिया, बहुत फ़ायदा हो गया, ये हो गया, ठीक है, और मैंने बोला नेचुरल गैस यूज़ किया तो सर हम तो ग्रीन हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। मैंने कहा दैट इज नॉट ए नेचुरल फ्यूल, राइट, एंड योर टारगेट 230 सेज कि आपको नेट जीरो बनना है, तो नेट जीरो मतलब आपके फुटप्रिंट जीरो होने चाहिए, फिर आपने नेचुरल गैस क्यों लिया, राइट। सो इट्स लाइक, यू नो, the decision which we are taking. तो क्या ले वो नेचुरल गैस की So जगह? natural gas की जगह you need to identify the fuel which has got the zero carbon footprint, right? So maybe as an industry, या आपको वेट करना पड़ सकता है कि आज ये इन्वेस्टमेंट करना है, कल इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या फिर मुझे एफिशिएंसी पे काम करना है आज की डेट में। कोई ये नहीं बोल रहा है कि आज आप रास्ता छोड़ो, ठीक है, आज आपको माउंटेन पे जाना है, या आज आपको नेट जीरो बनना है। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड इनफ ऑफ कार्बन। वी टॉक लॉट अबाउट कार्बन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया एज अ कंट्री, जो हमारा देश है आज की डेट में, वी हैव अ एस पार्ट विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वी नीड टू मेक राइट बैलेंस between environment, social part to make sure. I mean, I keep giving this particular one example कि एक, you know, there is एक औरत बैठी हुई है, वो भूखी है, उसको 15 दिन से खाना नहीं मिला, वो तो कोयला जला के ही खाना खाएगी ना जी, ठीक है, वो तो बोलेगी ना नेचुरल गैस ली हूँ, सोलर कुकर लगाऊं, तो सबसे पहली उसकी नीड है हंगर है, उसकी नीड है हंगर। अगर हमारे SDG गोल भी देखे आप इंडिया के, राइट, आई मीन पॉवर्टी से शुरू होता है, पॉवर्टी से शुरू होते हैं। फर्स्ट SDG गोल इज बिलोंग्स टू पॉवर्टी, फिर हेल्थ, फिर इनकम, करेक्ट। So I mean, we have a big, you know, problem in terms of the gender, right, equality, which we need to address, right? Yes. Still, you know, a lot of 40 to 50% of our population वो काम नहीं करती है, right? So these are the issues. So we are getting too much overboard, right, on few of the aspect of ESG, right? And we are ignoring few of the aspect at this point of time. The decision which our country needs to take, or as a chief sustainability officer, or you know, the corporate, is to have a right balance when we are taking the decision. अब मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि अगर किसी कंपनी को ESG कॉम्प्लायंस इम्प्लीमेंट कराने हैं या इंटीग्रेट करने अपने सिस्टम में, सो हु आर दोज पीपल हु विल हेल्प इंडस्ट्री टू इम्प्लीमेंट ESG? ये कोई प्रोफेशनल्स हैं, लाइसेंस मिलता है इनको, मतलब हाउ इंडस्ट्री विल आइडेंटिफाई राइट पीपल और राइट टीम, राइट कंपनी हु कैन हेल्प देम इन इम्प्लीमेंटिंग ESG? मतलब ऐसा ना हो कि ESG को एक मार्केट गिमिक्स के लिए यूज करें और कोई भी जाके कुछ भी एडवाइस कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए। Basically, you need engineers. First of all, let me put it very clearly. Environmental engineer, civil engineer. No, you need engineers, right? Who has got the analytical brain to understand कि क्या चीज़ सही है करके, because ESG आपको efficiency improve करना है ultimately, ठीक है। आपको फाइनेंस वाला है, उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ESG की होनी चाहिए, ESG वाला है, उसको फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो टेक्निकली स्पीकिंग, आई मीन, एक बहुत अच्छा सा मैंने मिरर बनाया था, राइट, उस मिरर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी,
right? You look at that particular mirror Me. and it says me. Yes. So ESG is something which don't need to be looked in the isolation, right? But of course, you need someone who has got the basic understanding on the subject. आपको पता चलना चाहिए कि अगर मैं डीजल यूज करता हूँ और कोयला यूज करता हूँ तो किसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, राइट? एंड कितना ज्यादा है, ठीक है? सो दैट यू टेक ए बेटर इन्फॉर्म डिसीजन. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स आज की डेट में जो मुझे लगता है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है व्हेन इट कम्स टू ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा पर्सनल व्यू है, इट इज वेरी थ्योरेटिकल, राइट? प्रैक्टिकल नहीं है. प्रैक्टिकल इज मिसिंग, राइट? आई मीन वी नीड टू फाइंड, लाइक मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया इज वेरी गुड इन जुगाड़, right? And there is no harm in doing a jugaad technology, Yeah. right? As long as you are not, आप ग्रोथ को नहीं रोक रहे हो, ठीक है, प्रोग्रेस को नहीं रोक रहे हो और एनवायरमेंट को नहीं और अनएथिकल चीजें नहीं कर रहे हो. अनएथिकल चीजें नहीं कर रहे हो. आई मीन आई वाज इन वन ऑफ द फैक्ट्री, तो हमारी फैक्ट्री में जो था फायर टैंक बनाना था, ठीक, आग लगेगी तो क्या होगा, ठीक है? आग तो रोज तो लगेगी नहीं, 40 साल में एक बार आग लगेगी. सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द आइडिया विच आप लोगों को जाके इम्प्लीमेंट करना है, बट एट दैट टाइम कंपनी के पास उतने पैसे नहीं थे कि फायर टैंक हम इंडिविजुअली बना पाए. सो सामने टंकी बनी हुई थी किसी और की, वी डिड द कनेक्शन बिकॉज कनेक्शन टू दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री. एम इज टू सेव द करेक्ट. सो व्हाट हैज हैपेंड, हमने बोला चलो ठीक है, हर महीने आपको 25,000 रुपये पानी देंगे, आप इससे नीचे नहीं रखोगे पानी. सो व्हेन देयर इज अ फायर, राइट, विल गेट द वाटर. सो आई मीन दैट वाज अ गुड स्मार्ट बिजनेस डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज प्रैग्मेटिक इन नेचर, रियलिस्टिक है, ठीक है? तो आई मीन सो दैट सॉर्ट ऑफ, आई मीन डीजल जनरेटर, आई मीन यू हैव अ जॉकी पंप, राइट? आपके यहाँ पानी लगती है, यूनिट 1 जॉकी पंप, 2 जॉकी पंप, राइट? आई मीन दे आर एक्सपेंसिव. इंडियन कॉर्पोरेट जो भी ग्रो कर रहे हैं नहीं रख सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं करना है, आपको करना है, बट आपको डिसीजन लेना है रिस्क को आइडेंटिफाई करके, एंड दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग फ्रॉम द ईएसजी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आप बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है. तो ये डिसीजन लेना ही एक बड़ा चैलेंज है कि राइट टाइम में राइट पीपल राइट डिसीजन लें, तभी हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं. तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि यू हैव वर्क विद MNCs एंड अलग अलग तरह के FMCG, ऑटोमेटिव, सीमेंट्स इंडस्ट्री, रैकेट में आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है. तो इन ग्रुप्स के अंदर राइट डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है, या हु इज़ द राइट पर्सन हु टेक डिसीजन ऑन सस्टेनेबिलिटी? सी, right decision, you need to involve all the stakeholders, right? All the stakeholders. It will be finance, it will be operation guy, because that is the one who is going to execute it, right? It has to be HR. So it's a cross functional team which will take the decision, right? So again, I mean just like you are making any decision from the business point of view. आप कोई भी business का decision लेता है, आप अकेले नहीं लेते हो. When you have a company, and that's the reason there is a senior management out there. Yes. So it's a team decision which happens, right? So you need to balance कि चलो ये काम करेंगे तो यहाँ पे पैसा बढ़ेगा, यहाँ पे जो है सेफ्टी रिस्क कम होगी, या फिर यहाँ पे कार्बन कम होगा, ठीक है? आई मीन पानी का प्रोजेक्ट करेंगे तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तो आती नहीं है, राइट? देन द सर्वाइवल नीड विल कम इन द पिक्चर, कि पानी नहीं होगा तो हम लोग तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे. So that's the decision which we need to taken. So it's a team decision which needs to be taken. The role of the chief sustainability officer is to bring everyone on the board and come out with the ideas. अब उनको आइडियाज लेके आने हैं जो रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो. सडनली आप बिजनेस को जाके नहीं बोल सकते कि हम सारी फैक्ट्री में जो है आज बंद कर देंगे, ठीक है, और इमीडिएटली हम सबको सोलर पे चला देंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू गेट हैपन. एंड डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस होता है प्रॉफिट लॉस से ही, मतलब चाहे एनवायरमेंटली साउंड हो आइडिया आपका एक प्रपोज. अल्टीमेटली सी व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट, राइट? अभी जैसे आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि जनरली कॉर्पोरेट जो होते हैं उनका ये होता है कि वी विल मेक द डिसीजन इमीडिएटली इफ द पे बैक इज लेस देन 3 years, राइट? इफ देयर इज लिटिल बिट मोर रिस्क देन इससे चलो 5 साल का भी है तो विल मेक द इन्वेस्टमेंट. पॉइंट ये जो मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि पॉइंट ये है कि जब आप उसका पे बैक कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एनवायरमेंटल की कॉस्ट है वो कितनी कंसीडर की, कितनी आपने कंसीडर की. बट हम मैक्सिमम केसेस में एनवायरमेंटल कॉस्ट कंसीडर नहीं करते हैं. दैट इज द रीजन. आई मीन एक चीज़ और है कि जो सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल है, ये EHS प्रोफेशनल है, वो बोर्ड रूम तक अभी तक पहुंचे नहीं है, राइट? वो अभी तक फाइनेंस का लैंग्वेज ट्राइंग टू लर्न, राइट? आई मीन CA हैज स्टार्टेड लर्निंग क्लाइमेट फाइनेंस, बट अवर पीपल, राइट, जो हमारे लोग हैं वो भी फाइनेंस की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? एंड दैट इज समथिंग. और एक एनवायरमेंटल इंजीनियर फाइनेंस की लैंग्वेज को कैसे उतना एफिशिएंटली समझ पाएगा, ये मेरे को एक चैलेंज नजर आ रहा है. सी दैट यू हैव द टूल्स अवेलेबल, यू नीड टू लर्न द प्रोसेस
ऑफ की आप कैसे बनाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस तो सबको समझ में आता है, ठीक है। आपके घर में अगर 10 साल का भी बच्चा हो, 2 चॉकलेट है, मुझे 3 देनी है, उसको मालूम है कि 1 चॉकलेट का नुकसान हो रहा है जी, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अपना सी दैट्स वेयर द स्किल कम्स इनटू द पिक्चर। सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है, इसका कार्बन का इतना फुटप्रिंट होगा, आज के 5 साल बाद इसका ये कैलकुलेशन हो सकता है, इसकी ये ऑब्लिगेशन आ सकती है, राइट। एंड दैट इज समथिंग ही नीड्स टू कम्युनिकेट द फाइनेंस, कि फाइनेंस को कि भाई ये मार्केट में चल रहा है, ये ट्रेंड है, दिस इज व्हाट आवर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। You need to provide all the information to that particular guy so that he can take a decision. Right decision. He can take the right decision, informed decision. ठीक है। अब EPR है, I mean, you know, classical example. I mean, we have category 1, 2, 3, 4, right? अभी sustainability के person should know what is category 1, category 2, right? Finance doesn't know. He only knows plastic का EPR का cost कितना लगने वाला है। Yes. ठीक है। अब उसने एक डिसीजन ले लिया यार, जिसमें लेट्स से MLP जो है उसका इंट्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, बिकॉज मार्केट में ये दिखता बहुत अच्छा है, माल बहुत बिकता है, लेट्स डू दिस पर्टिकुलर थिंग। उस समय कॉस्टिंग हो गई, लेकिन एज ए प्रोफेशनल, राइट, आई नीड टू टेल सर यू आर यूजिंग MLP, दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी फेस आउट, और द ऑब्लिगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी हाई। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू गो इनटू द you know the planning exercise as well. So that is how the the synergy which is going to come between the finance, procurement, the HR, and that's how the team. तो ऐसे कुछ डिसीजन आपने लिए हैं जब आप MNCs में काम कर रहे थे? Have you reduced the consumption of such material which is more harmful to the environment? See, if you ask me, I mean, if you can share some experience with them. So I mean, I can give you a lot of examples. Let me start with, I started as a management trainee in one of the company. I will not disclose the name of you the don't company. need to disclose. Okay, so one of the company, and उस जमाने में ना CDM चलता था 2004 में, तो CDM तो नहीं किया था मैंने, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इन्वेंट्री बनाई थी 10-12 प्लांट की, राइट। तो कार्बन की टर्म्स में मेजर किया था, तो मैं को वो प्रोजेक्ट दिया था कि भाई कार्बन का प्रोजेक्ट कीजिए, राइट। एंड तो मैं गया वहाँ पे, तो कार्बन तो कोई समझता नहीं उस जमाने में, तो अब तो सब कार्बन बोलते हैं, उस जमाने में कोई कार्बन की बात नहीं बोलता था। तो मैंने कहा यार डेटा कहाँ से लाएं, तो डेटा मिला नहीं 10-12 दिन तक, बिकॉज आई वॉज अ ट्रेनी, दैट वॉज द प्रोजेक्ट विच इज़ बीन असाइन टू मी। तो डेटा से कहना है, तो मैंने बैठे बैठे बीइंग फ्रॉम आई एम एंड देन आई रियलाइज द ओनली सोर्स ऑफ गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन इज द फाइनेंस बुक, ठीक है। तो आई आस्क टू समवन सम गाय हु वाज देयर, ये आपके फाइनेंस की सारी किताबें कहाँ पड़ी रहती है? तो उसने मुझे एक कमरा दिखाया, बोला ये सर जो भी है ये यहीं पे है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी, तो मैंने सारी फैक्ट्रियों का निकाला, तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन था उसके अंदर, तो रॉ मटेरियल से रिवर्स कैलकुलेशन करके मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इन्वेंटरी निकाली। और सरप्राइज़ क्या हुआ मुझे उस जमाने में, जो फैक्ट्री, ठीक है, मुझे लग रहा था कि सबसे अच्छी फैक्ट्री होगी कार्बन के टर्म्स में, वो सबसे बेकार निकली, वो सबसे ज़्यादा बेकार निकली, राइट। तब हमने डिग डाउन किया तो हमको पता चला कि क्या एरर था, ठीक है। बट एज ए कार्बन फुटप्रिंट वी वर एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक विच वॉज देयर इन वन ऑफ द फैक्ट्री रिपोर्टिंग प्रोसेस, राइट। सो दैट इज द एग्जाम्पल वेयर यू कैन ऐड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जैसे आई मीन अनदर company where I work with, basically there were hazardous waste. Again I'm talking about 2006-07, there was hazardous waste which is a big problem. उसको disposal क्या करते थे, since I have worked with the company initially in a cement manufacturing company, co-processing उस समय ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। 2007 के बाद, 2007 की बात है, तो I was in, I mean this is a good example so I can share. So they used to have like oil soaked cotton waste. Yes. ठीक है। तो and when I was in management training in ACC Cement, I attended the program on alternate fuel and raw material in Switzerland during those days. So the moment I went there, I realized that ये तो बहुत बड़ा problem है, and they were like, yeah, solve this particular problem, and I was, this has got a calorific value, ठीक है। So we sent this to the cement factory, they have got a TSR का target, thermal substitution rate, right, and that has helped the cement company, it has helped the automobile company, and instead of giving the money, they will start getting the money because there was a fuel which was getting into it. So I mean, everywhere, I mean the situation remains the same, right? So, and then in if you say, there are a couple of examples, like I can give you a lot of recycling opportunities, right? In terms of the water, what happens is, I mean you make a certain product which doesn't need the water which you drink, right? I mean there are toilet cleaners in the market, so you don't need a Bisleri rated water out there, right? So you can have the recycled water can be used in that particular product. So I did benchmarking in one of the company out there where we benchmark this water, that water. One of the site was using highly pure water, one of the site was using something else. We benchmark and we realize, right, that water can produce that amount of the quality
without compromise on the quality, and there was a reduction in water. Because आपको ट्रीटमेंट में कॉस्ट लगता है, Yes. उसको प्योर करने में कॉस्ट लगता है, उसका रिजेक्शन होता है, वो रिजेक्ट होता है. So that is something which can be The avoided. maximum utilization Maximum of resource. utilization. So So it's part of Correct. ESG. correct. I mean, I remember I signed. I mean, the government is very favorable, Ashish. Government wants to support a lot to the corporate. हम हमेशा ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है. गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज होती है, हम समझते ही नहीं है उसको. बट ये एक गैप मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं विच इज़ वेरी गुड एंड विच इज़ वेरी सपोर्टिव, बट वो लिंकेजेस मिसिंग है कि हु विल एस्टेब्लिश दैट लिंकेजेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट के अंदर एक फियर है कि गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ हमें पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे, चालान करेंगे. बट गवर्नमेंट इज़ रेडी टू वेलकम कॉर्पोरेट. दे आर रेडी टू discuss very means like we started EPR and हमें पता है कि जब हमने EPR शुरू किया था तो हमने कॉर्पोरेट को बोला आओ CPC में बैठ के 1-to-1 डिस्कशन करें. तो कॉर्पोरेट हैड ए फियर कि नहीं CPC भी ऑफिस में नहीं जाएंगे, वहाँ तो वो हमारा चालान काट देंगे. तो ये कैसे ब्रिज करें हम इसको? I mean, the way you are doing it, I mean, you try to engage a lot of corporates and the government coming together, right? So that's the forum which is required, and I have seen, the regulators has changed significantly. They have got their own targets. I mean, in 2014, when the government implemented this open access net metering policy, right? I mean, we were the first one. I mean, in fact, we were the first one. I mean, I was the first one along with my team out there to sign the power purchase agreement, which helped to reduce the grid electricity cost by 20%. गवर्नमेंट इज अ फेवरेट पॉलिसी. भाई आपका जो ट्रांसफर हो रहा है, जो भी लॉसेस होगा वो गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करेगी, बिकॉज दे वांट टू इंकरेज दैट पर्टिकुलर थिंग. Yes. राइट. सो I was there in some India Japan conference just 2-3 months back where they want to collaborate, and in case industry has got a good idea, they should come, they should present, and they can get the good amount of funding, right? So that is something. See, the point is ये तो बात आपकी सही है कि ट्रांसपेरेंसी से डरते हैं, and that's where my fundamental question comes in the picture. You have a company who has got A+ rating, A rating, 90% score, right? And still we are scared to go. Yes. Right, because this is all coming from the transparency. ये सब transparency दिखा रहा है, and when the regulator is asking you something, we don't want to disclose anything. Right, so there is a dealing between what is happening. I mean, I keep on saying, if a corporate has got a A+ rating और 100 में से 100 नंबर आए हैं, इसका मतलब है ये है पूरा ट्रांसपेरेंट है. पूरा ट्रांसपेरेंट है. नंबर 1. सेकंड थिंग इज कि they are making lot of money. They are making, and ESG is not a problem for that particular corporate. Right? I mean, I have seen a lot of corporates, I don't want to name it, highest score, but they come as a biggest polluter, and still they are polluting. Okay, so there is a dealing. I mean, जब तक तो ये इसका मतलब मैं ऐसे लूँ कि फेक रिपोर्टिंग हो रही है. फेक रिपोर्टिंग नहीं बोलूंगा कि मैं फेक रिपोर्टिंग हो रही है, बट इट्स द फ्रेमवर्क. आई एम अगेन टेलिंग वन थिंग विच आई पर्सनली फील, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन इज कि जिस तरीके से फ्रेमवर्क बने हुए हैं, दे आर मोर लाइक ए थ्योरेटिकल. एक एग्जाम पास करना और एक काबिल बनने में बहुत अंतर है. Right, you can be a topmost IIT IIM guy, right, and you can be a Dhirubhai Ambani as well, right? You can decide, I mean, किसने सही काम किया है करके. So that is what is happening. I mean, एग्जाम में जाते पास करने के लिए, चलो 6 नंबर है, 6 में से 4 किए, पास हो गए, रट्टा मार के पास हो गए करके. So that is how the system is happening. I've asked so many times, अरे आपको इतना अच्छा स्कोर मिला है, आपकी P&L में कितना पैसा आया है in terms of the ESG? Has the culture has improved in terms of the ESG? Right, and people say नहीं. Okay, you sit for 3-4 days, you publish the report, and you will get the score. So the fundamental, and that's the reason, I have written one LinkedIn article few days back as well. जब तक ESG को CFO की blessing नहीं मिलेगी, तब तक ESG जो recognition चाहिए वो नहीं मिलेगा. वो नहीं आएगा. Because I mean, with CFO is someone, economist is something which drives. नहीं, you rightly mentioned, जब तक इंडस्ट्री को ये नहीं लगेगा कि ESG इम्प्लीमेंट करने से मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, तब तक वो उसको मतलब दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा. मतलब ही कैन इम्प्लीमेंट ESG एज ए कॉम्प्लायंस टूल, बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लायंस टूल. 95% of the corporates are still thinking ESG as a compliance. Nobody except couple of corporates. Right, nobody has taken ESG as a competitive advantage. Right. So what you are doing to change this perception about ESG? So I mean, what I'm trying to do is, I mean, the first thing which I do is I don't do ESG. Right, I make the business case of any idea which you need to implement. That's my philosophy. Okay. ठीक है, there is no ESG. I mean, we'll do right things, ethical things which will not harm the society. We will make the investment
which is ESG compliant, but it will be a business decision. That's the mindset which I'm trying to drive. Right. For CSR, there is 2%. Let's do that CSR in that particular part. You rightly said, बिजनेसमैन को आई थिंक बिजनेस की भाषा में अगर कुछ समझाया जाए तो वो इजीली अंडरस्टूड करता है उस चीज़ को और ईजिली वो इम्प्लीमेंट करता है और वो पैशनेट भी दिखता है. बट अगर हम किसी बिजनेसमैन को बोलें कि आपको ये चैरिटी में करना है तो वो थोड़ा सा मतलब वो अंदर से नहीं आता है. तो ये परसेप्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी है और बिज़नेस करना कोई बुरी बात नहीं है ना. बिज़नेस से ही सारी चीज़ें चलती हैं. तो एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से देखना आई थिंक गलत होगा. उसको एक ही साइकिल के दो पहिए की तरह अगर हम देखें तो बिना इकोनॉमिक्स के एनवायरनमेंट नहीं चलेगा, बिना एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक्स नहीं चलेगा. अभी थोड़ा टेक्निकल उसमें आते हैं. ESG की जो कंप्लायंस है, हम बहुत कॉमनली सुनते हैं स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 एमिशंस, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 एक आम आदमी को तो आई थिंक ये समझ नहीं आएगा. तो इसमें से सबसे मुश्किल जो है वो कौन सा है? पहली चीज समझते हैं ये स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 है क्या. बिल्कुल ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है, तीनों एक ही है. ठीक है, स्कोप 1 मतलब क्या है? स्कोप 1 पहले चीज तो समझ लो ये कार्बन अकाउंटिंग है जी. ठीक है, कार्बन अकाउंटिंग है. स्कोप 1 क्या है? स्कोप 1 ये है कि जो इमिशन मेरी मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है. ठीक है, जो इमिशन के ऊपर मेरा कंट्रोल है, जो मेरी फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, ठीक है, मेरा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो स्कोप 1 है. ठीक है, मतलब मेरी मर्जी है कि मेरे घर के अंदर, ठीक है, मैं रोटी अगर बनाता हूँ चूल्हे से बनाऊंगा, LPG से बनाऊंगा या सोलर से बनाऊंगा, तो वो मेरे स्कोप 1 हो गया. वो स्कोप 1 सिंपल क्लियर, सिंपल के घर का ही एग्जांपल लेता है. ठीक है, स्कोप 2 क्या है कि भाई अब मेरे को इलेक्ट्रिसिटी जो है मेरे घर चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो मैं सोलर फार्म भी बना सकता हूँ अपने घर के अंदर, बट अगर मुझे लेनी पड़ती है तो आप ये मान के जो इलेक्ट्रिसिटी है अपने इंडिया के केस में तो स्कोप 2 जो है जनरली इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से आ रही है, हाइड्रो से आ रही है, तो स्कोप 2 हो गया. ठीक है, दूसरी कंट्रीज चाइना ले लीजिए, आप थाईलैंड वगैरह ले लीजिए, तो वहाँ हीट भी आती है, हॉट वाटर भी आता है. तो आउटसाइड योर बाउंड्री विच इज गेटिंग यूज आपकी फैक्ट्री के अंदर जो है स्कोप 2. इसके अलावा ठीक है, जो भी चीज आपकी फैक्ट्री में यूज हो रही है, रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी फ्रेंचाइजीज ली है, राइट, एनीथिंग जो आपकी फैक्ट्री के बाहर हो रही है और आपके बिजनेस से लिंक है, उसको स्कोप 3 बोलते हैं. तो ये स्कोप 3 को कंट्रोल करना कितना? हाँ, तो अभी इसमें कंट्रोल करना ये, अब रोटी की बात करते हैं. सिंपल, आपके घर में जो रोटी मिल रही है वो रोटी कहाँ से आती है? ट्रक से आती है. ठीक है, वो आपका स्कोप 3 हो गया. स्कोप 3 में टोटल 15 कैटेगरी है. तो ये ट्रक से जो आ रही है वो एक कैटेगरी होगी ट्रांसपोर्टेशन. उसके बाद कहाँ आ रही है? फार्मिंग से आ रही है. ठीक है, तो फार्मर हो गया आपका मेन रॉ मटेरियल सप्लायर, या अगर कुछ दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, शुगर है तो शुगर हो गया, शुगर केन हो गया करके. तो आप एक बात समझिए, ठीक है, जो मैं हमेशा सबको समझाता हूँ कि अगर मेरा कोई रॉ मटेरियल, लेट्स से कोई केमिकल है जो मेरे को किसी प्रोडक्ट में डालना है, वो केमिकल कोई बना रहा है, मेरे लिए वो स्कोप 3 है अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनूं जी. लेकिन जो बना रहा है उसके लिए क्या? स्कोप 1. स्कोप 1 है. मुझे आज तक, राइट, एंड आई वांट आशीष की ये चीज आप हाईलाइट कीजिए और बताइए, ठीक है, कि ये स्कोप 3 बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. भाई क्यों प्रॉब्लम है? आपका जो स्कोप 3 है वो उसका स्कोप 1 एंड स्कोप 2 है. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो फुटप्रिंट है आप उसको कम कीजिए. एंड दैट्स द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. तो आप हम कह नेट रहे जीरो हैं कैसे बनेंगे? स्कोप 1 स्कोप 2 पे फोकस करें और जो स्कोप 3 है उसको जाके कहें कि आप अपना स्कोप 1 स्कोप 2 का, उसको क्या है? उसको करना ही है, उसको करना ही है. उसके हाथ में है, उसके घर के अंदर है, राइट. अगर आप बड़े, इफ यू आर बड़ा कंपनी और आपका छोटा कोई सप्लायर है तो आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा, आप उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, उसको एडवाइस करना पड़ेगा, आपके उसके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट नेट जीरो कब बनेगा? जब वो भी अपना काम करेगा, राइट. बट इतना जितना मुश्किल हमने बना दिया है ना, उतना मुश्किल है नहीं है. जितना मुश्किल बनेगा उतना ही तो बिकेगा. ये तो आशीष, आई मीन, मुझे मैं ना बिल्कुल इसमें फंडामेंटल करता हूँ करके. अगर हम चीजों को सिंपल बना देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. बात बिल्कुल सही है, और मैं इसीलिए मैं उस टेबल से इस टेबल आया हूँ ताकि ये चीज मैं समझा चुकूँ. और जब आप सप्लायर के साथ काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ काम करते हैं, सी आप एक और चीज में जो बताना चाहता हूँ कि आपको जब कार्बन कम करना है, आप कार्बन कैसे कम करते हैं? कोई भी चीज कम करना आता है तो आप कैसे करते हैं? अगर बेसिक अगर थंब रूल लगाओ मास बैलेंस का, तो आप कम यूज करोगे तो नेचर बचेगा, राइट. तो नेचर अगर बचेगा, रॉ मटेरियल बचेगा, तो पैसा भी बनेगा. तो मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपको सस्टेनेबिलिटी करने के लिए पैसों की जरूरत है. मैं तो बोलता हूँ कि पैसे बचेंगे. कंजम्पशन कम करनी है, कंजम्पशन कम करनी है आपको. या
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है जो आपके पास रिसोर्सेज, जो आपने वो वाटर का एग्जांपल दिया था कि कैटेगरीज। करेक्ट। जमशेदपुर जो है राइट, वो क्लासिकल एग्जांपल है सस्टेनेबिलिटी का, और आज से 150 साल पहले का एग्जांपल है। आई मीन फर्स्ट थिंग इज सोशल एस्पेक्ट। उस समय हमारे कंट्री को इकोनॉमिक एस्पेक्ट की जरूरत थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की, राइट। टाटा नगर बनाया गया, कितना एम्प्लॉयमेंट मिला, राइट, कितने लोगों को एजुकेशन मिली, राइट। आई मीन द कंप्लीट सिटी हैज़ बीन सेटअप, वहाँ पे सेटअप किया, एक सोशल एस्पेक्ट को एड्रेस किया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को एड्रेस किया, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो सप्लाई चेन है, राइट। आई मीन यू हैव टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, सब चीज़ें हैं वहाँ पे, राइट। जहाँ जहाँ पे जो जरूरत पड़ती गई पीछे पीछे काम और होता रहा। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से लिंक्ड है। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है, और सबसे पुराना एग्जांपल है इंडिया में। तो ये मैं भी कई बार परेशान होता हूँ कि जो हमारे क्लासिक एग्जांपल हैं वो हम रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाते हैं, वो क्या गैप है? क्या जमशेद टाटा ने अपना जो अप्रोच है वो शेयर नहीं करा लोगों से? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बिकॉज ही इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट इन शेयरिंग आइडिया, तो शेयर भी किया होगा। उनके ऊपर केस स्टडीज़ भी हैं। आप IIM से हैं, आपने भी वो केस स्टडी पढ़ी होंगी, आपने वो केस स्टडी पढ़ के MNCs ज्वाइन करी, आपने वो कोशिश नहीं करी उसको रेप्लिकेट करवाने की कंपनी? आशीष, इसको अगर मैं इस तरह से सोचूं तो एक विजन होता है और एबिलिटी टू सी द फ्यूचर होता है, राइट। उनको विजन था, राइट, कि ये चीज़ें आके जाके कैसे होने वाली है। आज की डेट में जो बिजनेस है ना वो शॉर्ट टर्म गेन में विजनरी नहीं है, शॉर्ट टर्म इमीडिएट बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे जो आज के लीडर्स हैं वो विजनरी नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि विजनरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इमीडिएट रिटर्न चाहिए, गेन चाहिए, राइट, लेकिन पेशेंस नहीं है, ठीक है। इनिशियली ये जो कंपनी है 6% 8% पे ग्रो करती थी, राइट। आज की डेट में कोई भी कंपनी अगर 12-15% से कम ग्रो करती है रेवेन्यू के टर्म्स में, तो लगता है ये ग्रो ही नहीं कर रही है। तो इसके पीछे का रूट कोज क्या है? मतलब वाई जो करंट जनरेशन है वो शॉर्ट टर्म विजनरी है, लॉन्ग टर्म विजनरी 100 साल का विजन नहीं कर पा रही है। उसको पता है कि 100 साल में कुछ होने वाला नहीं है, जो करो समेटो और भागो, ऐसा अप्रोच है। सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ESG इज ऑल अबाउट। इट्स नॉट अबाउट, सी एक चीज जो इंपॉर्टेंट हुई है ना आशीष, पहले ये था कि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग द मनी। पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन आप कैसे बनाते हैं वो बहुत जरूरी है। पहले मेरे ख्याल से अप्रोच था क्रिएटिंग द इम्पैक्ट, करेक्ट। अभी है मेकिंग द मनी, करेक्ट। ये अप्रोच ही डिफरेंट हो गई है आज के टाइम में। अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमने। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ विजनरी लीडर्स व्हिच हैज कम अप, राइट। एंड अच्छा सोच के चलते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो फ्रॉम डे वन से बोलती है कि हमको ESG से ही काम करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज द कंप्लायंस, सेकंड इज ESG, एंड देन विल थिंक अबाउट मेकिंग मनी, right, because they want to have a foundation, strong foundation. I mean, look at our companies. I mean, you know, I have been blessed with a lot of ACC में मैंने काम किया है, 100 साल 150 साल पुरानी कंपनी है, right. Historically, sustainability उनके, I mean, they were the one who were the pioneers, right? जो फ्लाई ऐश आपको पता होगा कितना बड़ा प्रॉब्लम था। 2004-2002 की बात कर रहा हूँ मैं। फ्लाई ऐश मतलब प्रॉब्लम था। आज की डेट में we have PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, राइट, जिसमें 30 to 35% आप ब्लेंड कर सकते हैं, and it has got the same strength. बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई आप सोचिए। आपकी रॉ मटेरियल, आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है कितना कम हो गया, और आपकी जो सबसे बड़ा एनवायरमेंटल न्यूसेंस था उसको आपने सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप के इनोवेशन चाहिए, R&D चाहिए। एक चीज़ मुझे हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते आज की एंटरप्रेन्योर्स और ESG नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि हम चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो ज़मीन पे जाके नहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप और मैं यहाँ बैठ के ACs में बात कर रहे हैं ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस से बैठेंगे, ठीक है, और हम सॉल्यूशन दे देंगे। मेरा एक सिंपल एग्जांपल, तो जो एडवाइजर्स हैं कंपनीज को, उनका ग्राउंड में एक्सपीरियंस नहीं है और वो AC रूम में बैठ के चर्चा करके वो एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए वो गैप आ रहा है। आशीष, मेरा कौन करेगा जो ग्राउंड पे जो मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरा पर्सनल व्यू ये है, राइट, कि जिस आदमी ने 15-20 साल अगर ग्राउंड पे नहीं दिया है तो वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा, बिल्कुल, राइट। इट विल बिकम वेरी थ्योरेटिकल। एक छोटी सी चीज़ जो होती है ना, मेरा पहला एग्जांपल, एक कंपनी में मैंने काम किया था, ठीक है। वहाँ पे कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था शॉप फ्लोर पे, ठीक है, 5-7 साल से पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैं बहुत पैशनेट आदमी था, EHS का था, तो मेरे को बोला सर ये सामान यहाँ से निकलवा दीजिए तो हम आपको मान जाएंगे करके। तो मैंने कहा यार ये सामान पड़ा हुआ है, इसको निकाल के बाहर रख देता हूँ, मैं फैक्ट्री के अंदर ही रखना है। मैंने शॉप फ्लोर से उठा के बाहर रखवा दिया, राइट, और बड़ा इशू हो गया, ठीक है। मुझे पता चला कि आपको कोई एसेट को ट्रांसफ़र करना है तो उसका प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल, वो चीज़ वहाँ क्यों पड़ी हुई है,
वहाँ पे कुछ ऑडिट का ऑब्जर्वेशन था, उसकी वजह से पड़ी हुई है। तो ये चीज़ समझ तभी आती है, राइट, जब आप Ground पे लगता काम। कितना सिंपल है। मैं बैठ के बोलूँगा अरे ये सामान यहाँ के पड़ा है, इसको उठा के बाहर रख दीजिए, बहुत सिंपल है, राइट, बट वैसा सिंपलिटी है नहीं। तो थिंग्स आर उतनी सिंपल है नहीं जितनी दिखती है डिस्टेंस से। एंड इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो सोल्यूशन आ रहा है, मैं फिर बोलता हूँ हमको हाइड्रोजन, ऑल दिस टेक्नोलॉजीज हमको जरूरत है, लेकिन हमारे बहुत सारे एग्जिस्टिंग इनोवेशन है जो मिसिंग है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने के लिए, ठीक है, जो हम नई रास्ता दिखा पा रहे हैं। मैंने बायोमास का आपको एग्जांपल दिया, बहुत अवेलेबल है हमारे पास बायोमास आज की और डेट में। प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम भी है, राइट, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, 50% ऑफ वेस्ट इज बायोमास। करेक्ट, ठीक है, लेकिन हमने बायोमास को लेके, मैंने आई हैव सीन बहुत सारी फैक्ट्रीज है उधर बायोमास अवेलेबल है, वो यूज़ नहीं करते, कोई जाता नहीं है, कोई बताता नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है, कुछ चीज़ें हमको लगता है बहुत स्लो है, अगर मैंने बोल भी दिया बायोमास ही दे। आज की डेट में डीकार्बोनाइजेशन प्लान बनाना है डिस्टेंस देख के, वैसे तो आप एआई में डाल देंगे तो भी आ ही जाएगा आज की डेट में, ठीक है, एकदम बढ़िया सा डीकार्बोनेशन प्लान आ जाएगा, रिप्लेस द फ्यूल, पीपीए साइन कीजिए, ये कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ज़मीन पे जाके देखना पड़ेगा कि उस चीज़ का टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है वहाँ पे, और वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट में कंसल्टिंग जो है ना थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मुझे लगता है थ्योरेटिकल कंसल्टिंग ज़्यादा हो गई है, ऑन ग्राउंड कंसल्टिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी, ठीक है। तो सोल्यूशन बेस्ड काम करेंगे तो कंसल्टिंग बिजनेस का भी फायदा होगा। मींस डू यू थिंक वी हैव पीपल इन इंडिया और फर्म्स इन इंडिया विद प्रैक्टिकल एडवाइजरी? मैक्सिमम लोग जो हैं वो थ्योरेटिकल एडवाइजरी, वेरी लिमिटेड पीपल, very few people. very few people only 2 people, you and me. maybe I mean, I mean 25 years on the ground, you being, I have seen you more than me 30 years on the ground, ठीक है, तो कितने लोग होंगे, ठीक है, ये ज़मीन पे इतना काम करने के बाद जाके इंडस्ट्री को बोल रहे हैं कि सर आप ये नहीं, आप ये कीजिए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग, इज नथिंग अगेंस्ट पीपल हु हैव गॉट लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल, बट मैं anything and everything, right, including the human body goes back to the ground, right, from where we come. तो एक एग्रीकल्चर है और एक दूसरा ह्यूमन बॉडी, ये चीज़ें जो है, ठीक है, वन ऑफ द एस्पेक्ट वी मिस आउट बेसिकली इज कि आपके फुटप्रिंट जो है सब कुछ करने के बाद भी ऑफसेट करने के, तो आपको जाना फार्मर के पास ही पड़ेगा, बिल्कुल, और भाग रहे हैं सब आप लोग एनबीएस, ठीक है। एंड वो फार्मर्स एजुकेशन अवेयरनेस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल हेल्प यू टू ऑफसेट योर फुटप्रिंट एज वेल। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा 45-50 डिग्री पे, तभी चीज़ें ड्राइव होगी, क्योंकि ये एक नया जर्नी है, ये एक नया जर्नी है जो आपको ड्राइव करना है, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। यहाँ पे पैसा दिखता नहीं है, वो आगे का दिखता है। मटेरियल सब्स्टिट्यूट करने से कुछ नहीं होगा। जो जैसे आपने बहुत अच्छा बोला, फार्मर एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक फार्मर एजुकेट नहीं होगा तो वो कैसे आपके एमिशंस में हेल्प करेगा आपको? फंडामेंटल्स सही करने हैं। जैसे स्कोप 3 का भी बात किया, हमारी मेटल माइनिंग कंपनीज है, राइट, आई मीन दे आर डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क। अल्टीमेटली हर चीज़ तो आती तो ज़मीन से ही है जी, ठीक है, तो स्कोप 3 तो वही है, ठीक है। अगर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो स्कोप 3 क्यों परेशान हुआ? जो मैं हमेशा लोग बोलते हैं मुझे कि स्कोप 3 बहुत पेन एरिया है, स्कोप 3 बहुत पेन एरिया है आपका, राइट। ऑल दिस अल्टीमेटली स्कोप 3 समथिंग विच कम्स फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से आएगा, प्लास्टिक आ रहा है, ऑयल आ रहा है, मेटल आ रहा है, ठीक है। इफ दे आर गोइंग गुड वर्क तो आपको स्कोप 3 की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टेंशन कीजिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपके हाथ में जो स्कोप 1 है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको कम कीजिए। आप अपना काम कीजिए, दूसरा अपना काम करेगा, तीसरा अपना काम करेगा। एवरीबडी, इफ एवरी कंपनीज, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो वेंडर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, अगर सब लोग अपने स्कोप 1 पे फोकस करें एंड फॉरगेट अबाउट स्कोप 3, तो सबका स्कोप 1 बढ़िया हो जाएगा, तो स्कोप 3 ऑटोमेटिकली सबका बढ़िया हो जाएगा। इट्स ऑल रिलेटेड, है ना सर। अगर इंडिया को नेट जीरो बनना है, ठीक है, आपको भी नेट जीरो बनना है, मुझे भी नेट जीरो बनना है, सबको नेट जीरो बनना है। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम नेट जीरो बन जाए, तो ऑटोमेटिकली इंडिया नेट जीरो बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो समझना चाहिए लोगों को। इस मामले में मैं ये बोल सकता हूँ कि एजुकेशन जो अभी इंप्रूव हुई है, राइट, आई मीन आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, स्कूल वगैरह में एजुकेशन बहुत स्ट्रांग चालू हो गई है, राइट। आई मीन दे आर मोर अवेयर, दे आर मोर अवेयर अबाउट द इको फ्रेंडली थिंग्स, ठीक है। दे आर डिमांडिंग कि अगर ये भले अच्छा नहीं दिखे लेकिन अगर इको फ्रेंडली है तो हम लेने के लिए तैयार है, ठीक है। वो कोई कचरा है तो वो उसको आधा किलोमीटर का चलना है तो चलने के लिए तैयार है, लेकिन उनको डस्टबिन की तलाश है, राइट। तो दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, वो बहुत स्ट्रांगली जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट द पीपल लाइक अस। इसी से रिलेटेड सवाल है, आपने बहुत अच्छा कंज्यूमर, मतलब जो जनरेशन है वो हमारे कंज्यूमर है, तो आपने ये ट्रेंड चेंज देखा है कि कंज्यूमर इज़ डिमांडिंग फॉर द प्रोडक्ट फ्रॉम
ESG कंप्लायंस कंपनी, इस तरह का ट्रेंड आना शुरू हुआ है कि कंज्यूमर हैज़ बिकम चूजी कि मुझे उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेना है जो ESG कंप्लायंस है या A+ रेटिंग है जिसकी। अगर कंज्यूमर ही इस तरह की डिमांड करे तो देन गवर्नमेंट के पुश से भी नहीं होगा, कंपनी अपने आप ही अपने आप को ESG कंप्लायंस करना शुरू कर देगा। सी एक कंज्यूमर बिल्कुल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहता है आज की डेट में, राइट। माइंडसेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, राइट। लेकिन जो एक हमारा जो माइंडसेट है, इंडस्ट्री जिस तरीके से दिखती है कि मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो एक्सपेंसिव होगा। हाँ, वो कॉस्ट करेक्ट मतलब कंज्यूमर जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहता है, बट वो उसी कॉस्ट पे भी चाहता है, वो कॉस्ट ज़्यादा पे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट विच इज़ हैपनिंग एंड यू नो द थिंग्स जो आजू बाजू में हो रहा है, उसको लेके कंज्यूमर की सोच चेंज हो रही है, राइट। एंड लॉट ऑफ, इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत सारे MNCs का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपके टाइप की कंपनीज होती है, सॉरी, ये रिटेल स्टोर्स वगैरह होते हैं, राइट। तो वहाँ पे अभी बोला जाता है कि यू नीड टू पुट द मटेरियल जिसका कार्बन फुटप्रिंट ये है, और लोग देखते हैं इसको। आपने में ट्रैवल किया होगा, ठीक है, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको आता है कि आपने इतने कार्बन सेव किए करके, राइट। अब जैसे हम गाड़ी से आए और ट्रेन से आए, पॉइंट ये है कि हम उसको मेजर नहीं करते, ठीक है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे कंज्यूमर समझ रहा है, जाना भी चाह रहा है उसकी तरफ, लेकिन जो डेल्टा है वो अभी थोड़ा बड़ा है, राइट। जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है इट बिकम सुपर एक्सपेंसिव, एंड दैट्स द रीजन द कंज्यूमर डजंट वांट टू गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट द अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग। बट अगर ऐसा हो जाए कि कंज्यूमर चाह रहा है कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदे, बट अगर उसको प्रेजेंट कॉस्ट से कम कॉस्ट पे इको फ्रेंडली, मतलब इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, if producer provide eco-friendly product at the cheaper rate, then the demand for eco-friendly product will be more, and there will be more pressure from the consumer to the manufacturer कि आप eco-friendly product बनाएं। I think हो उल्टा रहा है कि जो producer है वो eco-friendly product छोटी ही क्वांटिटी में बताता है, उसके प्राइस रखता है हाई। सो वो एक एलाइड क्लास के लिए आई थिंक वो प्रोडक्ट बना रहा है, मास के लिए नहीं बना रहा है। तो ये क्या ये सोच चेंज हो सकती है प्रोड्यूसर? बिल्कुल चेंज होगी जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना मोर चीपर, उसमें कम एनर्जी यूज़ हो रही है, कम रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, रिसाइकिल्ड है, तो उसकी तो एक्चुअली में कॉस्ट कम आनी चाहिए। बट बिकॉज डिमांड फ्रॉम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम वेरी स्मॉल कम्युनिटी, इसलिए उसका प्राइस हम ज़्यादा रख रहे हैं। तो एक जो जनरल आदमी है वो उसके लिए वो मायने नहीं रखता है, चाहे वो कितना भी इको फ्रेंडली है। करेक्ट है, डिमांड आ रही है और गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। आई मीन EPR कॉस्ट जो है आपके प्रोडक्ट में आ गई, राइट। आप रिसाइकल कंटेंट करेंगे तो आपका ऑब्लिगेशन कम हो जाएगा जी, ठीक है। आपका अभी जैसे कार्बन टैक्सेशन चालू किया है 17 इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने कि आपको CO2 जो है कम करना है, अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। CBAM करके जो रेगुलेशन आया है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है इंडिया से बाहर यूरोप में तो आपको कार्बन टैक्स करना पड़ेगा, तो अगर आप अपना रिड्यूस कर देंगे तो टैक्स आपका अवॉइड हो गया। तो ये सारी जो कॉस्टिंग है वो इनबिल्ट होनी चाहिए, राइट। जैसे ये इनबिल्ट चालू होगी और स्केल चालू होगा तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसको लेके, ठीक है। आई एम बोर्न ऑप्टिमिस्टिक, तो मैं इसी ऑप्टिमिज्म के साथ इस चर्चा को विराम देता हूँ। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हमें समझ में आया और ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है ESG इम्प्लीमेंट करने में, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 की क्लैरिटी आप लेकर आए। और आई थिंक इस कन्वर्सेशन से बहुत सारे जो डाउट्स हैं ESG को लेके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेके, इंडस्ट्रीज़ को कैसे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे ESG आपके बिजनेस में आपकी हेल्प ही करेगा। इट्स नॉट ए कॉम्प्लायंस टूल, इट विल हेल्प यू टू ग्रो मच मोर फास्टर। कंज्यूमर को किस तरह से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करना है, ऐसे सारे सवाल हमने आज अपनी पॉडकास्ट में रखे। और आई एम वेरी ग्रेटफुल नीलेश मेहता जी ने इन सारे सवालों का बड़ी ट्रांसपेरेंट होके ऑनेस्टली जवाब दिया है। और it was very interesting podcast for me. It's very indeed pleasure to have you in this podcast. Thank you very much. आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह के और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम आने वाले समय में आपके साथ लेकर आएंगे। थैंक यू।